तो छात्रों, अब तक हमने देखा जो गैसों की द्रव्य विलेयता थी उसको प्रभावित करने वाले कारकों में प्रमुख तौर पर तो दो ही कारक आ रहे थे, नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ लिक्विड, और दूसरा था टेम्परेचर। इन दो कारकों, इन दो फैक्टर्स के बीच में ही पूरा कंसिडरेशन अब तक सिमट गया है या सीमित रहे। अब जो अगला फैक्टर है जो गैसों की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करेगा वो फैक्टर है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स। द्रवों में गैसों की विलेयता पर दाब का प्रभाव, और इसी फैक्टर में बच्चों एक नया लॉ या नया नियम भी निकल के आएगा जिसे हम हेनरी लॉ कहते हैं। तो इसे हम समझते हैं बच्चों क्या है इसके अंदर, कि जैसे कोई गैस किसी द्रव के अंदर घुल रही है, तो घुल रही है तो वही बात जैसा कि मैंने आपको बताया, द्रव द्वारा गैस का अवशोषण किया जा रहा है। अब द्रव द्वारा गैस का जब अवशोषण किया जा रहा है तो वो गैस उसमें आसानी से लिक्विफाई हो जाए तो वो द्रव आसानी से उस गैस को अवशोषित कर ले। अब वो गैस अगर लिक्विफाई नहीं हो रही है तो ऐसी स्थिति में क्या है बच्चों की गैस को द्रव में घोलने के लिए दाब एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। यानी अगर जैसे कोई गैस है, यहाँ पर ये लिक्विड की सरफेस है, यहाँ पर ऊपर इस सरफेस के ऊपर ये गैस है, गैस के अणु कोई भी गैस हो सकती है, CO2 हो या एक के बजाय दो गैसें भी हो सकती है। मान के चलो यहाँ पे हम O2 और N2 दोनों का मिक्सचर ले रहे हैं, मान के चलो यहाँ पर हम O2 और NH3 दोनों का मिक्सचर ले रहे हैं, या कोई भी गैसों का मिश्रण ले रहे हैं या अकेली गैस ले रहे हैं। तो इस गैस को इस द्रव में घोलने के लिए दाब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या है दाब का? मान लो यहां पर हम दाब को बढ़ाते हैं, यहां कोई पिस्टन के द्वारा, इस पिस्टन के द्वारा हम दाब क्रिएट कर रहे हैं। यहां कोई गैस थी मान के चलो, उस गैस का हम दाब पी को PG कह देता हूं बच्चों में, क्योंकि ये गैस का दाब है। किसी गैस का हम दाब बढ़ा रहे हैं लिक्विड की सरफेस पर, ये लिक्विड सरफेस है, तो जब गैस का दाब बढ़ेगा, जब पिस्टन नीचे आएगा तो दाब के बढ़ने से, जैसे बच्चों ने इसमें दाब बढ़ाया तो दाब के बढ़ने से बच्चों क्या हुआ कि दाब बढ़ने से गैस के अणु पास पास आ जाएंगे, कंप्रेस्ड हो जाएंगे। कंप्रेस्ड हो जाएंगे तो फिर वो कंप्रेस होने से उनकी गतिज ऊर्जा में भी लॉस होगा, क्योंकि उनके लिए गति करने के लिए स्थान भी सीमित हो जाएगा। तो लॉस करेंगे तो गैस का जब कंप्रेशन होगा तो इसमें से हीट भी रिलीज हो जाएगी, हीट भी रिलीज हो जाएगी सिस्टम में से, मींस एंथैल्पी में भी नेगेटिव चेंज आएगा। जब गैस के अणुओं पर प्रेशर लगाओगे आप तो उनका वॉल्यूम कम होगा। पहले वो इतनी जगह में थे, जब पिस्टन नीचे आएगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा गैस का, तो वो वॉल्यूम कम होगा, आयतन कम होगा गैस का, तो उसमें से हीट निकल जाएगी। हीट निकल जाएगी सिस्टम में से, तो फिर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा में भी कमी आएगी, और गतिज ऊर्जा में अगर कमी आएगी तो गैस के अणुओं की गतिशीलता सीमित हो जाएगी, और यही कारण होगा कि गैस लिक्विफाई होने लग जाएगी, द्रवित होने लग जाएगी। मतलब गैस इस द्रव में विलेय होने के लिए अधिक अनुकूलित अवस्था में आ जाएगी, क्योंकि वो कंप्रेस्ड हो जाएगी, लिक्विफाई हो जाएगी, द्रवित हो जाएगी। तो इससे क्या होगा बच्चों कि अधिक मात्रा में गैस खुलेगी द्रव के अंदर। तो ये तो बहुत अच्छी बात निकल करके आ रही है हमारे दिमाग में। अगर हम ज्यादा दाब लगाएंगे तो घुलने वाली गैस की मात्रा भी ज्यादा होगी, और अगर हम कम दाब लगाएंगे तो कम मात्रा में गैस खुलेगी। कारण इसका सीधा सीधा सा ये है, कोई भी गैस अपनी मर्जी से तो द्रव में घुलने तैयार हो नहीं रही है, तो उसे द्रव में घुलने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, उसके ऊपर से प्रेशर लगाना पड़ रहा है। प्रेशर लगाने से वो गैस उस द्रव में घुल रही है। तो सीधी सी बात है बच्चों, ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो द्रव के अंदर ज्यादा मात्रा में गैस खुलेगी, कम प्रेशर लगाएंगे तो द्रव के अंदर कम मात्रा में गैस खुलेगी। तो फिर इसका मतलब ये है, इस गैस की जो मात्रा इस द्रव के अंदर घुल रही है, मान के चलो उस मात्रा को हम WG कह रहे हैं, गैस का भार जो कि इसके अंदर घुल रहा है, गैस का भार जो इसके अंदर घुल रहा है उसे हम WG कह रहे हैं। तो ये जो मात्रा होगी बच्चों, सीधी सी बात है, वो इस प्रेशर जो गैस का दाब ऊपर से लगाया जा रहा है लिक्विड की सरफेस पर पिस्टन के द्वारा, उस दाब के अनुक्रमानुपाती होगी। दाब ज्यादा है तो घुली हुई गैस की मात्रा भी ज्यादा, दाब कम तो घुली हुई गैस की मात्रा भी कम। यही बात बच्चों हेनरी लॉ है, इसी को ही हेनरी ने कहा था। आई मीन द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स वाज थॉरोली स्टडीड बाय ए साइंटिस्ट विलियम हेनरी, एंड ही गेव a very useful quantitative idea for the effect of pressure on solubility of gas in liquid, that is known as Henry law. According to Henry law, the mass of gas dissolved in the liquid, mass of gas dissolved in the unit volume of liquid is directly proportional to the partial pressure of gas above the liquid surface. मतलब ये है बच्चों कि द्रव के अंदर घुली हुई गैस की मात्रा जिसे हम WG कह रहे हैं, वो
द्रव की सतह पर उस गैस के दाब के अनुक्रमानुपाती होती है। यहां गैस का दाब Pg है, तो द्रव के अंदर घुली हुई गैस की मात्रा Wg द्रव की सतह पर लगाए गए उस गैस के आंशिक दाब Pg पार्शियल प्रेशर Pg के प्रोपोर्शनल टू या अनुक्रमानुपाती होती है। आंशिक क्यों कह रहे हैं? बाय द वे, अगर हम यहाँ 2 गैस ले रहे हैं, 3 गैस ले रहे हैं, तो जिस गैस का दाब अधिक होगा वही गैस अधिक मात्रा में घुलेगी, जिस गैस का दाब कम होगा वही गैस कम मात्रा में घुलेगी। आई मीन अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ द मास ऑफ गैस dissolved by unit volume of solvent at a constant temperature is directly proportional to the pressure of gas that is applied on liquid surface। उस गैस के लिए जो भी प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं लिक्विड की सरफेस पर, उससे के अनुक्रमानुपाती होगी घुली हुई गैस की मात्रा। अब यहां बच्चों में एक और बात देखनी है। यहां मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, बिलियन में किसी अवयव के मोलों की संख्या Na, उस अवयव का ग्रामों में भार एवं उस अवयव का मूलक द्रव्यमान, यही अनुपात तो होता है मोलों की संख्या। बिलियन में किसी अवयव ए की मोल भिन्न, उस अवयव के मोल अपॉन बिलियन के कुल मोलों का अनुपात जो है वही होता है बिलियन की मोल भिन्न। ऐसे ही बच्चों अगर हम ये कहें कि इस बिलियन की बात करें जिसमें कि पानी विलायक है H2O, उसके अंदर किसी गैस को घोला जा रहा है, तो इस बिलियन के अंदर गैस के मोलों की संख्या Ng, गैस के मोलों की संख्या काय के बराबर होगी बच्चों? W/m, यानी यहां पर Wg/mg, गैस का भार अपॉन गैस का मोलर द्रव्यमान। तो गैस का भार Wg गैस का मोलर द्रव्यमान mg। तो ये तो गैस के मोलों की संख्या हो गई इस बिलियन में। अब अगर बच्चों हम लेना चाहें इसी बिलियन के अंदर गैस की, घुली हुई गैस की मोल भिन्न, तो वो कैसे आएगी बच्चों? xg इक्वल टू बिलियन में गैस के मोल अपॉन बिलियन के कुल मोल। तो बिलियन में गैस के मोल कितने हैं बच्चों? Ng अपॉन कुल मोल कितने हैं बच्चों आप बताइए? Ng, एक तो गैस के ही मोल यानी Ng प्लस विलायक के मोल। अब यहां विलायक कौन है बच्चों? H2O, तो NH2O कह सकते हैं हम, NH2O, ये आपके विलायक के मोल हो गए। तो ये क्या हो गई? इसी बिलियन के अंदर उस घुली हुई गैस की मोल भिन्न हो चुकी है। तो बच्चों हमने मोलों की संख्या और मोल भिन्न निकाल ली। अब इसमें आप ये देख रहे हो इन दोनों फॉर्मूलों के अंदर बात कर रहा हूं, फॉर्मूला नंबर 1 एंड फॉर्मूला नंबर 2, जो कि हमें पहले से ही ज्ञात थे, उन्हीं के अनुसार इस बिलियन के लिए निकाले हमने, कोई बात नहीं। इस फॉर्मूले से, पहले वाले फॉर्मूले से आपके दिमाग में एक रिलेशन आ रहा होगा, जिसे मैं यहां लिखे देता हूं दोनों को। Ng यानी बिलियन में गैस के मोलों की संख्या, Wg यानी बिलियन में गैस के भार के अनुक्रमानुपाती है, यानी Ng किसके प्रोपोर्शनल टू है बच्चों? Wg के प्रोपोर्शनल टू है। और इससे दूसरे से क्या रिलेशन निकल करके आ रहा है कि Xg यानी बिलियन में गैस की मोल भिन्न जो है बच्चों, वो Mg यानी बिलियन में गैस के मोलों की संख्या के अनुक्रमानुपाती है, बिलियन में गैस के मोलों की संख्या के अनुक्रमानुपाती है। तो ये भी दो रिलेशन निकल करके हमारे आ रहे हैं। अब ये बात समझ में आई बच्चों? तो यहां आप देखोगे कि Ng जो है वो बिलियन में गैस के भार की प्रोपोर्शनल टू है, और बिलियन में गैस की मोल भिन्न Xg जो है वो बिलियन में गैस के मोलों की संख्या के प्रोपोर्शनल टू है। तो देखिए Ng इसके समानुपाती है और Xg Ng के समानुपाती है। समझे बात को? Ng Wg के समानुपाती है और Xg Ng के समानुपाती है। तो फिर क्या Xg डायरेक्ट Wg के प्रोपोर्शनल टू नहीं होगा? इस आधार भाई मैं आपसे ये कह रहा हूं बच्चों, यहां समझे कि जब A B के प्रोपोर्शनल टू है और B आपका C के प्रोपोर्शनल टू है, तो क्या A C के प्रोपोर्शनल टू नहीं होगा? जब A B के समानुपाती है और B C के समानुपाती है, तो ये तो दो संबंध हमको दिए हैं, तो तीसरा संबंध हम निकाल सकते हैं कि A C के समानुपाती होगा, क्योंकि A B के है और B C के, तो फिर A B C के समानुपाती होगा। तो ये संबंध हमने निकाल दिया। तो वहां से दो संबंध निकले कि Ng यानी गैस के मोलों की संख्या गैस के भार के प्रोपोर्शनल टू है, Xg यानी गैस की मोल भिन्न Ng के प्रोपोर्शनल टू है, तो फिर Xg डायरेक्टली इस भार के भी तो प्रोपोर्शनल टू हो जाएगी, और होती भी है। भाई बिलियन में किस अवयव के मोल ज्यादा होंगे? जिसका भार ज्यादा होगा, और जिसके मोल ज्यादा होंगे तो उसकी मोल भिन्न भी ज्यादा होगी। तो इस तरह से हमने देखा कि गैस की जो मोल भिन्न है वह उसके भार के प्रोपोर्शनल टू है। तो ये हमारे पास में एक आइडिया आ गया वहां से निकल करके ऑटोमेटिकली, जिसे हम जानते थे पहले से ही, एक रिवाइज है उस चीज का, बस और कुछ नहीं है। तो Xg जो मान है हमारे पास निकल के आ गया Xg यानी गैस की मोल भिन्न काय के प्रोपोर्शनल टू होती है बच्चों? Wg के प्रोपोर्शनल टू होती है, यानी बिलियन में गैस के भार के प्रोपोर्शनल टू होती है। अब यहां के बाद, अब जैसा कि हेनरी के नियम से ये निकल करके आ रहा है बच्चों कि बिलियन में घुली हुई गैस की जो मात्रा है वह
विलियन की सतह पर लगाए गए गैस के आंतरिक दाब के प्रोपोर्शनल टू होती है। लेकिन ये WG जो है वो काय के प्रोपोर्शनल टू, आप देख रहे हो विलियन में गैस की मोल बिंदु के प्रोपोर्शनल टू है। तो हम ये भी तो कह सकते हैं जब विलियन में गैस की मात्रा उसके आंतरिक दाब के समानुपाती है तो फिर विलियन में गैस की मोल बिंदु XG भी तो उस आंतरिक दाब के समानुपाती होगी भाई। तो फिर हम ये भी तो लिख सकते हैं कि XG प्रोपोर्शनल टू PG, हमने ये भी लिख दिया। जब WG प्रोपोर्शनल टू था अप्लाइड प्रेशर के, तो फिर विलियन में गैस की मोल बिंदु XG भी तो उसके प्रोपोर्शनल टू होगी, तो वो हमने ये लिख दिया। अब XG को बच्चों अगर हम इक्वल्स रिलेशन में लेंगे तो फिर यहां प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K आएगा। कोई भी ले लिया, K ले लो, साई ले लो, फाई ले लो, ईटा ले लो, जीटा ले लो, कुछ भी ले लो, आपने एक कांस्टेंट लिया है प्रोपोर्शनलिटी के लिए। और PG ये उस गैस का अप्लाइड प्रेशर है, तो ये हमारे पास रिलेशन निकल करके आ गया। अब इसे हम अगर प्रेशर के रूप में इस इक्वेशन को लेना चाहें तो क्या करेंगे, PG इक्वल टू ये कांस्टेंट उस साइड में जाएगा तो क्या रह जाएगा 1/K, और XG पहले से ही है गैस की मोल बिंदु XG। बच्चों K कांस्टेंट था तो K का व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल ऑफ कांस्टेंट 1/K भी अपने आप में एक कांस्टेंट होगा। इसकी जगह मैं एक नया कांस्टेंट यूज कर रहा हूं, PG इक्वल टू KH, इसे मैं यहां कह रहा हूं KH XG। ये गैस की मोल बिंदु, ये गैस का अप्लाइड प्रेशर है जो लिक्विड सरफेस को लगाया जा रहा है, और KH जो इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का व्युत्क्रम है या 1/K की जगह पर हमने एक नया कांस्टेंट KH यूज किया है। इस KH को ही बच्चों हेनरी कांस्टेंट कहते हैं, और यही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है एक्चुअली हेनरी लॉ का। आई मीन द मोस्ट यूजफुल वे टू एक्सप्रेस द हेनरी लॉ इज सच दैट pressure of gas that is applied on the liquid surface is always proportional to the mole fraction of gas present in the liquid। तो ये उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया PG इक्वल टू KH XV। यहाँ PG आप जानते हो बच्चों गैस का आंतरिक दाब जो विलियन की सतह पर लगाया जा रहा है, XG विलियन में उस गैस की मोल बिंदु है, KH क्या है बच्चों, KH इज द हेनरी कांस्टेंट, KH इज हेनरी कांस्टेंट, हेनरी नियतांक है ये। तो ये हेनरी का ही नियम हो गया जो कि गैसों की द्रव्य विलेयता पर दाब के प्रभाव से रिलेटेड है। तो ये हेनरी का नियम हुआ। अब यहां पर आप देखोगे बच्चों कि यहां जो इक्वेशन आप देख रहे हो, दिस इज क्वाइट रिजेम्बलिंग विद y इक्वल टू mx, दैट इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। एक सरल रेखा का समीकरण होता है जो मैं बता चुका हूं आपको पहले भी, y इक्वल टू mx। तो ये जो हेनरी लॉ का इक्वेशन है PG इक्वल टू KH XG, ये भी y इक्वल टू mx के ही रिजेम्बलिंग है, उसी के तदनुरूप है। तो दिस मीन्स इफ वी प्लॉट PG अगेंस्ट द XG देन ए स्ट्रेट लाइन शुड बी ऑब्टेन्ड पासिंग थ्रू द ओरिजिन विद जीरो इंटरसेप्ट। बिकॉज इसके अंदर इंटरसेप्ट तो कुछ है नहीं, जीरो है। तात्पर्य क्या है बच्चों, समझ लीजिए कि समीकरण y इक्वल टू mx के बिल्कुल अनुरूप है। इस आधार पर अगर हम PG को XG के विरुद्ध आलेखित करते हैं तो आप देखोगे कि ये XG यानी गैस की मोल बिंदु हो गई, और इधर PG यानी गैस का अप्लाइड हम प्रेशर ले रहे हैं। इस साइड में यहां गैस की मोल बिंदु बनेगी और इस साइड में गैस का प्रेशर बढ़ेगा। तो इस समीकरण के अनुसार आप देखते हो बच्चों y इक्वल टू mx, ये एक स्ट्रेट लाइन होगी जो मूल बिंदु से गुजरती हुई होगी। और इसका अगर हम स्लोप आई मीन टेन थीटा अगर निकालते हैं, टेन थीटा कैसे निकलेगा, टेन थीटा, इस तरह से आप टेन थीटा निकाल सकते हो, मतलब dPG अपॉन dXG। और वो जो स्लोप होगा बच्चों टेन थीटा, वो इस समीकरण के अनुसार आप देख रहे हो बच्चों कि वो इस KH यानी हेनरी नियतांक के बराबर होगा। तो यहां जो आप टेन थीटा निकालोगे वो काय के बराबर होगा बच्चों, KH या हेनरी कांस्टेंट के बराबर होगा। तो इस तरह से ये हेनरी नियम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये आपका हेनरी लॉ था। हेनरी लॉ का विशेष तौर पर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको PG इक्वल टू KH XG, ये ध्यान रखना है। जहां PG गैस का दाब है, KH हेनरी कांस्टेंट है, और XG जो है वह विलियन में गैस की मोल फ्रैक्शन है। हेनरी लॉ का स्टेटमेंट क्या है जैसे बच्चों, मास ऑफ गैस डिजॉल्व इन द यूनिट वॉल्यूम ऑफ solvent is directly proportional to the pressure of gas that is applied on the liquid surface. Or the most useful way to express the Henry law, that is PG equal to KH XG, by which we can say very easily that the partial pressure of gas that is applied on the liquid surface
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस प्रेजेंट इन दी सॉल्यूशन। ये उसका दो तरीके से कह सकते हैं। यूज आपको यही करना है जो हेनरी लॉ का, तो मैंने आपको बताया मोस्ट यूजफुल वे जो है हेनरी लॉ के लिए वो यही है। लिमिटेशंस, अब हम बात करेंगे बच्चों हेनरी लॉ की सीमाएं या लिमिटेशंस। हेनरी नियम की सीमाएं क्या है बच्चों? उसमें दो सीमाएं महत्वपूर्ण है। पहली बात तो यह है हेनरी लॉ इज वैलिड ओनली व्हेन प्रेशर इज लो एंड टेम्परेचर इज नॉट टू लो। सीधी सी बात यह है दाब कम होना चाहिए और तापक्रम बहुत कम नहीं होना चाहिए, तभी हेनरी लॉ वैलिड रहता है। अदरवाइज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट KH शोज कंसिडरेबल वेरिएशंस। मतलब यह है कि अगर आपने प्रेशर को ज्यादा बढ़ा दिया या टेम्परेचर को ज्यादा घटा दिया तो उस स्थिति में हेनरी लॉ वैलिड नहीं रहेगा और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इसमें भी वेरिएशन आ जाएंगे, मतलब ग्राफ इस तरह से नहीं चल पाएगा। तो प्रेशर लो होना चाहिए और टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, तभी हेनरी लॉ वैलिड है। दूसरी एक और भी कंडीशन है, वो भी आपको समझ में आनी चाहिए कि जो डिजोल्विंग गैस है, मॉलिक्यूल्स ऑफ डिजोल्विंग गैस शुड नॉट रिएक्ट विद द सॉल्वेंट लिक्विड एंड द मॉलिक्यूलर स्टेट ऑफ डिजोल्विंग गैस शुड नॉट बी चेंज्ड आफ्टर डिजोल्विंग इन द लिक्विड। मतलब ये है कि गैस के जो अणु हैं जो घुल रही है लिक्विड के अंदर, उनकी आणविक अवस्था में परिवर्तन नहीं आना चाहिए। दूसरी बात यानी कि परिवर्तन नहीं आने का मतलब क्या है कि उनको ना तो गैस के अणु एसोसिएशन करने चाहिए, ना ही गैस के अणुओं में डिसोसिएशन होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि वो गैस के अणु जो द्रव के अंदर घुल रहे हैं वो उस विलायक के साथ रिएक्ट भी नहीं करने चाहिए। तो ये दो कंडीशन है हेनरी लॉ की जो सीमाएं आती हैं। पहली सीमा बच्चों मैंने क्या बताई कि प्रेशर जो है शुड बी लो, कम दाब होना चाहिए, एंड टेम्परेचर शुड नॉट बी टू लो। ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, दाब कम होना चाहिए और ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये थी। और दूसरी बात ये है कि मॉलिक्यूलर स्टेट ऑफ गैस शुड नॉट बी चेंज्ड, यानी गैस की आणविक अवस्था में परिवर्तन नहीं आना चाहिए और एंड दिस शुड नॉट बी रिएक्टेड विद द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, और यह उस द्रव विलायक के अणुओं के साथ क्रिया भी नहीं करनी चाहिए। तो ये दो लिमिटेशंस हैं हेनरी लॉ की। इसके बाद बच्चों आएंगे यूज या एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी लॉ के अनुप्रयोग क्या है? तो हेनरी लॉ के अनुप्रयोग बच्चों हमारे दैनिक जीवन में काफी है। आपने देखा होगा जो कोल्ड ड्रिंक, जो बेवरेज, जो पेय पदार्थ की बोतलें जो आ रही है मार्केट के अंदर, उनके अंदर जो उन्हें जैसे ही हम खोलते हैं तो उनमें से CO2 गैस निकलती है। तो जो कोल्ड ड्रिंक्स आ रही है उनके अंदर जो CO2 भरी जाती है, उसमें घोली जाती है उस कोल्ड ड्रिंक के अंदर, तो वो बहुत ही उच्च दाब पर घुली जाती है, तभी वो उसके अंदर होती है। जैसे ही हम ढक्कन को खोलते हैं दाब कम हो जाता है, वो गैस एकदम से निकलने लगती है। तो उस कोल्ड ड्रिंक में जो घुली हुई गैस है उसका राज क्या है? वो हेनरी लॉ ही मान करके चलिए, क्योंकि वो अधिक दाब पर उस CO2 को कोल्ड ड्रिंक के अंदर घुला जाता है। तो हेनरी नियम इसी बात को कह रहा है, जितना दाब ज्यादा लगाओगे तो घुली हुई गैस की मात्रा भी उतनी ही ज्यादा होगी। उस विलियन के अंदर दाब ज्यादा तो घुली हुई गैस की मात्रा भी ज्यादा। तो सीधी सी बात है, हम जो कोल्ड ड्रिंक तैयार करते हैं उन कोल्ड ड्रिंक को उच्च दाब पर तैयार किया जाता है CO2 को घोल करके। दूसरी बात बच्चों एक और भी है कि जो अंडर वाटर डाइवर्स होते हैं, यानी जो गोताखोर होते हैं, समुद्री गोताखोर जो होते हैं, वो जो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के समुद्र के अंदर जाते हैं, तो उन्हें अपनी जो ब्रीदिंग के लिए यानी श्वास लेने के लिए जो हवा है, वायु है, ऑक्सीजन है, वो तो मिलती रहती है सिलेंडर के द्वारा। ऑक्सीजन नाइट्रोजन का मिक्सचर है उसमें और उससे वो प्राणवायु अपनी लेते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो समुद्र की गहराई में जाते हैं बच्चों, गहराई में जाने पर मैंने आपको बताया था जब पराशर आपको पढ़ाना था उस समय पे कि द्रव की जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो फिर एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट होता है। तो जैसे जैसे कोई गोताखोर डेप्थ में जा रहा है तो डेप्थ में जाने के बाद में उसकी बॉडी के ऊपर द्रव की ऊंचाई बढ़ रही है, क्योंकि वो समुद्र की डेप्थ में चला गया तो द्रव की ऊंचाई बढ़ रही है, द्रव की ऊंचाई बढ़ रही है तो एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का मान बढ़ता है, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का मान बढ़ता है तो जो सिलेंडर में से वो जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर ले रहा है, वो जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे जैसे ऊतकों तक और कोशिकाओं तक पहुंचती है तो हमारी बॉडी के ऊपर, गोताखोर की बॉडी के ऊपर जो ऊपर से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का मान अधिक है, तो इस जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर जो कोशिकाओं तक पहुंच रहा है, ऊतकों तक पहुंच रहा है, वहां पर इसका प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, ऊपर से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का मान अधिक होने की वजह से। तो इससे क्या है कि हमारे ऊतकों में या कोशिकाओं में, उन समुद्री गोताखोरों के ऊतकों में या कोशिकाओं में
इस ऑक्सीजन की और नाइट्रोजन का जो डिजोल्वेशन है यानी घुलनशीलता है बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि ऊपर से प्रेशर बहुत ज्यादा है, जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लग रहा है समुद्र की गहराई में ऊतकों की बॉडी पर, उससे उसकी घुलनशीलता बढ़ गई। तो बढ़ गई तो क्या होगा बच्चों, अब जैसे ही यकायक अगर ये ऊतक ऊपर आता है, अचानक से अगर ये जल्दी ही ऊपर आता है, तो जल्दी ऊपर आने से क्या होगा कि इसकी बॉडी पर लगने वाला हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एकदम से कम होगा। मान लो ये गहराई में चला गया, फिर उसके बाद एकदम से ये ऊपर आए, तो उस स्थिति में हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का मान कम होगा। उसका मान कम होगा तो जो इसके ऊतकों में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो अधिक मात्रा में घुली हुई थी वो एकदम से रिलीज होगी, क्योंकि प्रेशर कम हो गया ऊतकों पर अब। तो फिर उस स्थिति में जब वो रिलीज होगी तो बबल्स के रूप में रिलीज होगी, और केशिकाओं में जो ब्लड वेसल्स हैं, हमारी जो रुधिर नलिकाएं हैं, अंदर जो रुधिर केशिकाएं हैं, आर्टरी है, वेन्स है, रुधिर धमनियां है, सिराएं हैं, उनके अंदर जो बबल्स क्रिएट होंगे नाइट्रोजन ऑक्सीजन के, वो मतलब काफी पीड़ादायक होंगे और जानलेवा भी हो सकते हैं उसके लिए। तो इसके लिए क्या है कि उसको जब गहरे समुद्र में से जब ऊपर आना है तो ये सलाह दी जाती है कि आप एकदम से ऊपर ना आए, धीमे धीमे ऊपर आए, जिससे आपको आपका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो आपके ऊपर लागू है वो धीरे धीरे कम हो, जिससे अचानक से बबल्स न बने ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के, और वो धीरे धीरे लंग्स के द्वारा ही रिलीज होकर के बाहर की ओर नॉस्ट्रिल से निकल जाए। खैर इसके बाद बच्चों तीसरा एक और भी है एप्लीकेशन। पहाड़ी एरियाओं में जो लोग रहते हैं, ऊंचे पर्वतों पर जो लोग रहते हैं, तो वहां आप जान रहे बच्चों कि ऊंचे पर्वतों का क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा। ऊंचाई बढ़ गई तो ऊपर से जैसे मान के चलिए ये कोई धरातल की सतह है, अब इस पर इतना ये वायुमंडल है, इतनी ऊंचाई तक, इतनी ऊंचाई तक मान के चलिए बच्चों ये धरातल की सतह थी और इतनी ऊंचाई तक वायुमंडल है। अब मान के चलो कोई बंदा तो यहां रहता है और कोई बंदा इस पहाड़ी के ऊपर रहता है यहां पर, तो आप देख रहे हो कि इस बंदे के ऊपर तो इतनी वायु का दाब रहेगा और इस बंदे के ऊपर मात्र इतनी सी वायु का दाब रहेगा, देख रहे हो ना। तो इस बंदे पर पहाड़ों पर रहने वाले बंदे पर, ऊंचाई पर रहने वाले बंदे पर वायु दाब कम होगा। वायु दाब कम होगा तो फिर वो जो ऑक्सीजन वगैरह ले रहा है उस ऑक्सीजन की रुधिर में, ऊतकों में, कोशिकाओं में घुलनशीलता भी कम होगी, क्योंकि ऊपर से दाब कम है। तो घुलनशीलता कम होगी तो उसके जो कोशिकाएं हैं, माइंड की कोशिकाएं हैं, ब्रेन की कोशिकाएं हैं, शरीर की कोशिकाएं हैं, ऊतकों की कोशिकाएं, उन तक पूरी तरह ऑक्सीजन की सप्लाई ही नहीं हो पाएगी, और सप्लाई नहीं हो पाएगी तो उनमें भी कई प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये जो एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ है ये आपकी बुक्स में भी दिए हुए हैं। तो ये छात्रों आपको आपकी बुक जब आप पढ़ोगे तो उसमें ये हेनरी नियम के कुछ अनुप्रयोग दिए गए हैं, वही अनुप्रयोग है जो मैंने अभी आपको चर्चा की थी, उनको बताया था, इन्हें आप पढ़ करके जरूर देख लें एक बार, ये वही अनुप्रयोग है।